बिनती गाती भी है? चंदन ने पूछा। हमने तो रोते ही देखा। अरे बहुत अच्छा गाती है। इसने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, वह सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना तो भूल ही गए। कहाँ रहे 4 रोज? बोलो, बताओ जल्दी से। व्यस्त थे सुधा। अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गई। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते थे, चंद्र बोला। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ हाँ, 3 गायें खरीद ली हैं, चंद्र बोला। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना, कहीं तबीयत खराब हो गई तो। अब हमारा इम्तिहान है। पड़े पड़े मक्खी मारोगे और हम देखने भी ना आ सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो खत्म था हमारा। कुछ कठिनाइयाँ थी जो पिछले 2-3 हफ्तों में मास्टर साहब ने बता दी थी। अब दोहराना है। लेकिन बिनती का इम्तिहान मई में है। उसे अभी भी तो पढ़ाना है। अच्छा, अब हम चले। अरे बैठो, फिर जाने के दिन बाद आओगे। आज वो तो चली जाएंगी, फिर कल से यहीं पढ़ो ना। तुमने बिनती के ससुर को देखा था? हाँ देखा था। चंदर उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वो तो। बिनती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दे, कहो करोगे? सुधा बोली। लड़की इतनी मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंदर को याद आ गया। अभी बुआ ने बात की थी कि सुधा के ब्याह की। तब उसे कैसा लगा था? कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था। लगा जैसे एक असहनीय दर्द था। क्या था? जो उसकी नस नस को तोड़ गया एकदम। क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह से सहम गई। चंदर की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराव, सूनापन, एक जाने किस दर्द की अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मूक आवाज, एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, और वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंदर था कि एक टक देखता जा रहा था, एक टक अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा। ये अपना चंदर तो नहीं, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं है। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, यह चंदर की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शरारत है, न डांट, न दुलार, और न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसा डर लगने लगा, जैसे वह कांप उठी। नहीं, यह कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह देख रहा है। यह कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को। चंदर, चंदर तुम्हें क्या हो गया है? सुधा की आवाज मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांसें बैठने लगी थी। चंदर, और जब उसका कुछ बस न चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंदा चौंक गया। अरे सुधी, रो मत नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब भी कांप रही थी। चंदर की आवाज में अभी भी वह मालूमियत नहीं आ पाई थी। वह पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं जाओ मत, तुम बैठो ही। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा। सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं। चंदर ने आवाज दी, लेकिन लगता था वह चंदर की नहीं थी, न जाने कहाँ से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? बिनती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से। सुधा ने आवाज दी। चंदर, जैसे पहले सा हो गया। अरे अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गौरैया की तरह सहम कर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंसकर कहा। हाँ,
चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है ज़रूर से, सुधा बोली। बिनती पानी लेकर आ गई। लो पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। बिनती जरा पेन बांध ले आओ। सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिनती पाम पेन बाम ले आई थी। बिनती, तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पे जरा हल्की सी उंगली लगा दे। बिनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दूं? चलती है या अभी काट के गाड़ देंगे यहीं? मुटकी कहीं की खा खा कर पुरान मुटानी है, जरा सा काम नहीं होता। बिनती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदन ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिनती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दें। बिनती पेन बाम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिनती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ते हैं। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही है बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिनती से इतनी चिढ़ती है। वह तो चाहती है कि किसी तरह से बोझ टले सिर से, लेकिन चंदर, यह बिनती बड़ी खुश है। यह तो चाहती है कि किसी तरह जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा, यह खुद ब्याह करना चाहती है? चंदन ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह। बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी यह बीए कर ले तब ब्याह करो। हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगे कि बीए करके भी वही करना होगा तो बेकार टालने से क्या फ़ायदा है। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा तो बड़े ताज्जुब से बोली, अगहन में? सुधा, तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टाल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा। चंदन हंसकर बोला। वह पूर्णतः शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवाय चुहल के और कुछ भी न था। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर मुंह फैलाकर हाथ नचाकर कुतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा, और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ, पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? ब्याह मेरा? सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदर उसे विश्वास दिलाते हुए बोला। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा। ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाएं तो हो चुका। अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा, इस कॉमरेड को एक चिट्ठी तो लिख दें। चंदर बात बदल कर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात के चलने से उसे कैसा लगता था। कौन कॉमरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो क्या? नहीं जी, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था कि सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे। हाँ हाँ, बताया था। उसे जरूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है? चंदर जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था, सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की सुधा पापा की जान बचाने के एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है और कभी अगर आपको हो सके तो आप इलाहाबाद जरूर आए। लिख दिए। हाँ, चंदर ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदर अब भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम्हें नई सनक सवार हुई। तुम क्या सोच तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीति पार्टी है वह? या मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो, अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं। धत, हम कोई बेवकूफ़ हैं क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं सो तो तुम बुद्धि सागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी होती है, चंदर बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां ना हो तो काम ही ना चले, सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगे? हमारे पास पैसे खत्म हैं और सिनेमा देखना है जरा।
चंदन ने बहुत दुलार से कहा। हाँ हाँ, जरूर देंगे तुम्हें, मतलबी कहीं के। सुधा बोली, अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना, तो तुम और लड़कियों में से थोड़े ही हो। तुम तो हमारी सुधा हो, सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा, कितना लोगे? अपनी पैकेट में से 5 रुपए का नोट निकाल कर बोली, इससे काम चल जाएगा? हाँ हाँ, आज जरा सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ जाएं, तब सेकंड शो जाएं। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे, समझ गए। तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। उह, तो क्या हुआ जी, सब यूं ही चलता है। चंदर हंसकर टाल गया। तो फिर खाना नहीं खाए और काल लेते जाओ। तो फिर खाना यहीं खाए जाओ और काल लेते जाओ, सुधा ने कहा। मगाओ। चंदन ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया। और जब तक चंदर खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूड़ी लाती रही। जब चंदर पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट शो शुरू होने में देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बर्टी एक अच्छा सा सूट पहने लान पर बैठा था और घुटनों पर ठुड्डी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था। बर्टी के चेहरे पर का पीलापन भी कुछ कम था। वह देखने में इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलापन अभी वैसे ही था। और खूबसूरत सूट पहन पर भी उसका हाल यह था कि एक कॉलर अंदर था और एक बाहर। पम्मी ने चंद्र को देखते ही खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से तेरा मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र जरूर आएंगे। और शाम के वक्त तुम तो इतने अच्छे लगते हो, जैसे वह जगमग सितारा जिसे देखकर किड्स ने अपनी आखिरी सानेट लिखी थी। पम्मी ने एक गुलाब तोड़ा और चंदर के कोट के बटन होल में लगा दिए। चंदन ने बड़े भय से पार्टी बर्टी की ओर देखा कि कहीं गुलाब को तोड़ जाने पर वह फिर से चंदन की गर्दन पर न सवार हो जाए। लेकिन बर्टी कुछ बोला नहीं। बर्टी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ अंदर चले। और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदन ने कहा, मैं तो डर गया था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं बर्टी नाराज ना हो जाए, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। पम्मी मुस्कुराई। हाँ, अब वह कुछ कहता नहीं। पता नहीं क्यों गुलाब से उसकी तबीयत भी इधर हट गई है। अब वह इतनी परवाह भी नहीं करता। क्यों? चंदन ने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरे तो समझ में यह आता है कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वह धीरे धीरे हट गया। और वह यह विश्वास करने लगा कि सचमुच वह सार्जेंट को प्यार करती थी। इसीलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन यह हुआ कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन न छूटेगा। चंदन ने कहा, नहीं, बात यह हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया जाए अगर मेरे और बर्टी के विचारों में मतभेद है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके गुलाब चुरा कर उससे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन और बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व। मुझे लगा कि मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन वह बेहद खुश रहा, बेहद खुश, और मुझे भी संतोष हुआ कि लो अब बर्टी शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया, कई गुलाबों के पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता। अब भी वह इन फूलों में नहीं मिलती। वह जरूर साजिद के साथ जाती है। वह मुझे प्यार नहीं करती है, हरगिज नहीं करती है। और वह रोने लगा। बस उसी दिन से वह गुलाब के पास नहीं जाता और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहन कर घूमता है और कहता है, क्या मैं सार्जेंट से कम सुंदर हूँ? और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया, पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदन ने ताज्जुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, पम्मी बोली। मैंने तो हमदर्दी की फूल चुराने बंद किए कर दिए और नतीजा यह हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है।
आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदन ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों? अभी तुम कहीं जा सकते? बैठो और बातें सुनो, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बात ही नहीं की और तुमसे इसलिए मैंने मित्रता की कि बातें करूँगी। चंदन हँसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूँढ निकाला। नहीं, उपयोग नहीं कपूर, मुझे गलत मत समझना। ज़िंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई हैं कि यह किताबें जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई हैं कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ और तुम्हें बैठकर सुनानी होगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़नी कब से शुरू कर दी तुमने? चंदन ने ताज्जुब से पूछा। अभी उस दिन मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई। उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें किताब पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूँ और मैंने कविताएँ पढ़ना शुरू कर दी। अच्छा, तो देखता हूँ कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में कुछ परिवर्तन आ गए। पम्मी कुछ बोली नहीं, हँस दी। मैं सोचता हूँ पम्मी कि आज सिनेमा देख आऊँ। कहा है साथ में, अभी 15 मिनट बाकी हैं, चाहो तो चलो। सिनेमा? आज 4 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ। सिनेमा, हौजी, बाल, डांस सभी जगह जाना बंद कर दिया है मैंने। मेरा दम घुटता है हॉल के अंदर, लेकिन चलो देखें। अभी भी कितने ही लोग वैसे ही खुशी से सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर पम्मी बोली, बर्डी को ले चलोगे? हाँ हाँ, तो चलो, उठो फिर देर हो जाएगी। चंदन ने घड़ी देखते हुए कहा। पम्मी फौरन अंदर के कमरे में गई और एक जॉर्जेट का हल्का भूरा गाउन पहनकर आई। इस रंग से वह जैसे निखर आई, चंदन ने उसकी ओर देखा तो वह लज्जा हो गई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ यह मेरा सबसे अच्छा गाउन है। इसमें कुछ अच्छी लगती होंगी, चलो। और आकर उसने बदकतल्फी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर गए तो बर्टी लान पर घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह बड़ी शान से सीना ताने था। बर्टी, आज मिस्टर कपूर मुझसे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? बर्टी ने सिर हिलाकर जोर से कहा। सिनेमा जाऊंगा? कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा, मैं सिनेमा जाऊंगा? धीरे धीरे उसका स्वर मंद पड़ गया। और सिनेमा में वह सार्जेंट के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोंट दूंगा। अपने गले को दबाते हुए बर्टी बोला और इतनी जोर से दबा दिया अपना गला की आंखें लाल हो गई और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वह मुझे प्यार नहीं करती, वह सार्जेंट को प्यार करती है। वह उसी के साथ घूमती है। अगर वह मिल जाएगी सिनेमा में तो मैं उसकी हत्या कर डालूंगा। तब पुलिस आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो मिस्टर कपूर कि मैं उससे कितना नफरत करता हूँ। और लेकिन नहीं, कौन जानता है मैं नफरत करता हूँ। और वह मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं पागल हूँ, उफ। और वह सिर थाम कर बैठ गया। पम्मी ने चंदर का हाथ पकड़कर कहा, चलो, यहाँ रहने से उसका दिमाग और खराब हो जाएगा। आओ। दोनों जाकर कार में बैठे। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिन से मैंने कार ड्राइव नहीं की, लाओ आज ड्राइव करूं। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ली। चंदर इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रीजेंट के सामने जा पहुंची। चित्र था, सलामी, हियर सी डांस्ड। सलामी जहाँ वह नाचती थी। चंदन ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यूज़ चल रही थी। सहसा पम्मी ने कहा, कपूर सलामी की कहानी मालूम है ना? क्या यह कोई उपन्यास है? चंदन ने पूछा। नहीं, यह बाइबल की एक कहानी है। असल में एक राजा था, हैरात। उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से अपनी शादी कर ली। उसकी भतीजी थी सलामी, जो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नाचती थी। हैरात उस पर मुग्ध हो गया, लेकिन सलामी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सलामी के प्रणय को ठुकरा दिया। एक बार हैरात ने सलामी से कहा कि यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपने अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हैरात वचनबद्ध था। उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कि कहीं राज्य पर कोई आपत्ति न आए,
उसने सलामी को भी मरवा डाला। चंदर को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्र बहुत ही अच्छा होगा, उसने सोचा। सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखला देता। लेकिन क्या नैतिकता है इन पाश्चात्य देशों की कि अपनी भतीजी पर ही हैरात मुग्ध हो गया। उसने कहा पम्मी से। लेकिन हैरात अपनी भतीजी पर मुग्ध हो गया तो क्या हुआ? यह तो सेक्स है मिस्टर कपूर। सेक्स कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है, यह भी शायद तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है। तुम रूप की आग के संसार से दूर मालूम पड़ते हो, लेकिन शायद 1 साल बाद तुम भी जानोगे कि यह कितनी भयंकर चीज है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त नाश्ता रिश्ता मर्यादा अमर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता। वह अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी है कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर भी मुग्ध हो गए। महादेव नहीं, ब्रह्मा। चंद्र बोला। हाँ हाँ, ब्रह्मा। मैं भूल गई थी। तो यह तो सेक्स है, आदमी को कहाँ ले जाता है यह अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। तुम तो अभी बच्चों की तरह भोले हो, और ईश्वर न करे तुम कभी इस प्याले का शरबत चखो। मैं भी तो तुम्हारी इसी पवित्रता को प्यार करती हूँ। पम्मी ने चंद्र की ओर देखकर कहा, तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया? मेरा पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासना मुक्त पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का एक लोथड़ा हूँ। जैसे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे उब गई थी। एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए तो तुम बड़े पवित्र लगे। तुम आते ही प्रणय याचना नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता था। मुझे तुम काफी अच्छे लगने लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला दिया। चंदर को एक अजब सा अनुभव हुआ, और पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना। उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंदर के मन में आया, लेकिन यह उसके व्यक्तित्व का पवित्रता किसकी दी हुई है? सुधा की ही है। उसी ने तो उसे सिखाया है कि पुरुष और नारी में कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। क्या सोच रहे हो? पम्मी ने अपना हाथ कपूर की गोद में रख दिया। कपूर सिहर गया, लेकिन शिष्टाचारवश उसने अपना हाथ पम्मी के कंधे पर रख दिया। पम्मी ने 2 क्षण के बाद अपना हाथ हटा लिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही हूँ अगर यह विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा होगा। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता और दिल की हमदर्दी। यह नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे, और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में बंधने के बाद ही पता नहीं क्यों संबंधों में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि प्रणय विवाह भी होते हैं तो वह असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के पहले आदमी औरत की ऊंची निगाहों से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम में भी विवाह पक्ष में नहीं हूँ, और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ। लेकिन हर लड़की ऐसे थोड़ी ही होती है। चंद्र बोला। तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को तो नहीं। हर एक को होती है। लड़कियां बस वासना की झलक, एक हल्की सिरहन, एक गुदगुदी पसंद करती हैं। बस उसी के पीछे उन पर चाहे जो दोष लगाया जाए। लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासना प्रिय होती हैं, लड़के ज्यादा। चित्र शुरू हो गया। वह चुप हो गए, लेकिन थोड़ी देर ही मालूम मालूम हुआ कि चित्र परमात्मक है। वह बाइबल के सलामी की कहानी नहीं थी। वह एक अमेरिकन नर्तकी और कुछ डाकुओं की कहानी थी। पम्मी उब गई। अब जब डाकू पकड़कर सलामी को एक जंगल में ले गए तो इंटरवल हो गया, और पम्मी ने कहा, अब चलो। आधे ही चित्र से तबीयत उब गई। दोनों उठ खड़ी हुए नीचे आई। कपूर, अब की बार तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। नहीं, तुम ड्राइव करो, कपूर बोला। कहाँ चले? पम्मी ने स्टार्ट करते हुए कहा। जहाँ जाओ, कपूर ने विचारों में डूबे हुए कहा। पम्मी ने गाड़ी खूब तेज चला दी। सड़कें साफ थी। पम्मी का कॉलर फहराने लगा और उड़कर चंदा के गालों पर थप्पियां लगाने लगा। चंदा दूर खिसक गया। पम्मी ने चंदर की ओर देखा और बजाय कॉलर ठीक करने के गले का एक बटन
और खोल दिया और चंदर को पास खींच लिया। चंदर चुपचाप बैठ गया। पम्मी ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और एक हाथ से चंदर का हाथ पकड़े रही, जैसे वह चंदर को दूर नहीं जाने देगी। चंदन ने बटन में एक हल्की सिरहन नाच रही थी। क्यों? शायद इसीलिए कि वह ठंडी थी, या शायद इसीलिए कि उसने पम्मी का हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की। पम्मी ने हाथ खींच लिया और कार के अंदर ही बिजली जला दी। कपूर चुपचाप ठाकुर साहब के बारे में सोचता रहा। कार चलती रही। जब चंद्र का ध्यान टूटा तो उसने देखा कार मैकफर्सन लेक के पास रुकी। दोनों उतरे। बीच में सड़कें थीं। इधर नीचे उतरकर झील और उधर गंगा बह रही थी। 8 बजा होगा। रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस सितारों की हल्की रोशनी थी। मैकफर्सन झील काफी सूखी गई थी। किनारे किनारे मुस्लिम मानने के मचान बने थे। इधर आओ, पम्मी बोली, और दोनों नीचे उतरकर मसान पर जा बैठी। पानी का धरातल शांत था। सिर्फ कहीं कहीं मछलियों के उछलने या सांस लेने से पानी हिल जाता था। पास ही के नीवन गांव में किसी के यहाँ शायद शादी थी, जो सहनाई का हल्का स्वर हवाओं की तरंगों पर हिलता डुलता हुआ सा आ रहा था। दोनों चुपचाप थे। थोड़ी देर बाद पम्मी ने कहा, कपूर, चुपचाप रहो, कुछ बात मत करना। उधर देखो, पानी में सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो? चुप्पे से सुनो, ये सितारे क्या बातें कर रहे हैं। पम्मी सितारों की ओर देखने लगी। कपूर चुपचाप पम्मी की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद सहसा पम्मी एक बांस से टिक कर बैठ गई। उसके गले के 2 बटन खुले हुए थे और उसमें से रूप की चांदनी फटी पड़ती थी। पम्मी आंखें बंद किए बैठी थी। चंदन ने उसकी ओर देखा और फिर जाने क्या उसमें उससे देखा नहीं गया। वह सितारों की ओर देखने लगा। पम्मी के कॉलर के बीच से सितारे टूट टूट कर बरस रहे थे। पम्मी ने आंखें खोल ली और चंदर का कंधा पकड़कर बोली, कितना अच्छा हो अगर आदमी हमेशा संबंधों में एक दूरी रखे, सेक्स न आने दे। ये सितारे हैं, देखो कितने नज़दीक हैं, करोड़ों बरस से साथ हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को छूते तक नहीं। तभी तो संग निभ पाता है। सहसा उसकी आवाज में जाने क्या झलक आया कि चंदर जैसे मदहोश हो गया। बोली वह, बस ऐसा हो कि आदमी अपने प्रेम स्पर्श को निकटतम लाकर छोड़ दे, उसको बांधे न। कुछ ऐसा हो कि होठों के पास खींच कर छोड़ दे। और पम्मी ने चंदर का माथा होठों तक लाकर छोड़ दिया। उसकी गरम गरम सांसें चंदर की पलकों पर बरस गईं। कुछ ऐसा हो कि आदमी उसे अपने हृदय तक खींच कर फिर हटा दे। और चंदर को पम्मी ने अपनी बाहों में घेर कर अपने वक्ष तक खींच कर छोड़ दिया। वक्ष की गरमाई चंदर के रोम रोम में सुलग उठी। वह बेचैन हो उठा। उसके मन में आया कि वह अभी वहां से चला जाए, जाने कैसा लग रहा था उसे। सहसा पम्मी बोली, लेकिन नहीं, हम लोग मित्र हैं। और कपूर, तुम पवित्र हो, निष्कलंक हो, और तुम पवित्र रहोगे। मैं जितनी दूरी, जितना अंतर, जितनी पवित्रता पसंद करती हूँ, वह तुम में है और हम लोगों में हमेशा निभेगी। इन सितारों में हमेशा निभती आई है। चंद्र चुपचाप सोचने लगा, वह पवित्र है। एकाएक उसका मन जैसे उबने लगा। जैसे एक विहंग शिशु घबराकर अपने नेड़ के लिए तड़प उठता है, वैसे ही वह इस वक्त तड़प उठा सुधा के पास जाने के लिए। क्यों? पता नहीं क्यों, यह कुछ है जो उसे जकड़ लेना चाहता है। वह क्या करे? पम्मी उठी, वह भी उठा। बांस का मचान हिला, लहरों में हरकत हुई। करोड़ों सालों से अलग और पवित्र सितारे हिले, आपस में टकराए और चूर चूर होकर बिखर गए। रात भर चंद्र को ठीक से नींद नहीं आई। अब गर्मी काफी पड़ने लगी थी। एक सूती चादर से ज्यादा नहीं ओढ़ा जाता था और चंदन ने वह भी ओढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन रात को अक्सर एक अजीब सी कपकपी उसे झकझोर जाती थी और वह कसकर चादर लपेट लेता था। फिर जब उसकी तबीयत घुटने लगती तो वह उठ बैठता था। उसे रात भर नींद नहीं आई। बार बार झपकी आई और लगा कि खिड़की के बाहर सुनसान अंधेरे में से अजब सी आवाजें आती हैं और नागिन बनकर
उसकी सांसों में लिपट जाती हैं। वह परेशान हो उठा। इतने में फिर कहीं से कोई मीठी सतरंगी संगीत की लहर आती है और उसे सचेत और सजग कर जाती है। एक बार उसने देखा कि सुधा और गेसु कहीं चली जा रही हैं। गेसु को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने सपने में गेसु को पहचान लिया। लेकिन गेसु तो पम्मी की तरह गाउन पहने हुई थी। फिर देखा विंती रो रही है और इतना बिलख-बिलख रो रही है कि उसकी तबीयत घबरा गई। घर में कोई नहीं है। चंदन नहीं समझ पाता कि वह क्या करे। अकेले घर में एक अपरिचित लड़की से बोलने का साहस भी नहीं होता। किसी तरह हिम्मत करके वह समीप पहुंचा तो देखा, अरे यह तो सुधा सुधा लौटी हुई सी मालूम पड़ती है। वह बहुत हिम्मत करके सुधा के पास बैठ गया। उसने सोचा सुधा को आश्वासन दे, लेकिन उसके हाथों पर जाने कैसे सुकुमार जंजीरें कसी हुई हैं। उसके मुंह पर किसी के सांसों का भार है। वह निश्चेष्ट है। उसका मन अकुला उठा। वह चौंक कर जाग गया तो देखा वह पसीने से तर है। वह उठकर टहलने लगा। वह जाग गया था, लेकिन फिर भी उसका मन स्वस्थ नहीं था। कमरे में ही टहलते टहलते वह फिर लेट गया। लगा जैसे सामने की खुली खिड़की से सैकड़ों तारे टूट टूट कर भयानक तेजी से आ रहे हैं और उसके माथे से टकरा टकरा कर चूर चूर हो जाते। एक मर्मांत पीड़ा उसकी नसों में खोल उठी और लगा जैसे उसके अंग अंग से में चिताएं धधक उठ रही। जैसे तैसे रात कटी और सुबह उठते ही वह यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहाँ गया। सुधा लेटी हुई पढ़ रहे थे। डॉक्टर शुक्ला पूजा कर रहे थे। बुआ शायद रात को चली गई थी, लेकिन क्योंकि बिनती बैठी तरकारी काट रही थी और खुश नजर आ रही थी। चंदर सुधा के कमरे में गया। देखते ही सुधा मुस्कुरा पड़ी। बोली कुछ नहीं, लेकिन आते ही उसने चंदर के अंग को अपनी निगाहों के स्वागत में समेट लिया। चंदर सुधा के पैरों के पास जाकर बैठ गई। कल रात को तुम कार लेकर वापस आए तो चुप्पे से चले गए, सुधा बोली। कहो कल कौन सा खेल देखा? कल बहुत बड़ा खेल देखा। बहुत बड़ा खेल सुधी। चंदर व्याकुलता से बोला, अरे जाने कैसा मन हो गया कि रात भर नींद ही नहीं आई। और उसके बाद चंदर सब बता गया। कैसे वह सिनेमा गया, उसने मम्मी से क्या बात की, उसके बाद कैसे कार पर उसने चंदर को पास खींचा, कैसे वो लोग मैकपर्सन झील गए और वहाँ मम्मी पागल हो गई। फिर कैसे चंदर को एकदम सुधा की याद आने लगी और रात भर चंदर को कैसे कैसे सपने आए। सुधा बहुत गंभीर होकर मुंह में पेंसिल दबाए कोहनी टेके बस चुपचाप सुनती रही और अंत में बोली, तो तुम इतने परेशान क्यों हो गए चंदर? उसने तो अच्छी बात कही थी। यह तो अच्छा ही है कि ये सब जिसे तुम सेक्स कहते हो या संबंध में ना आए, उसमें क्या बुराई है? तुम क्या चाहते हो कि सेक्स आए? कभी नहीं। तुम मुझे अभी तक नहीं समझ पाई।